हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पर ये मैं तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले मैं लगातार 2 पार्ट मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश का मैक्सिमम प्री हिस्टोरिकल पीरियड से लेकर दिल्ली सल्तनत तक पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है, जो कि मध्य प्रदेश पर आधारित है। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर ये पूरा इतिहास के बारे में, पूरी साक्ष्य के बारे में जानकारी मैंने उन दोनों वीडियो में दी है, जो कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है। ये उसका तीसरा पार्ट है, तो आप इसको भी आखिरी तक देखें। फर्स्ट पार्ट में मैंने जो कवर किया, प्री हिस्टोरिकन पीरियड, स्टोन एरा, अलग कलर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें, ठीक है। पहले पार्ट में जो मैंने कवर किया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में शैलचित्र, जिस समय की शैलचित्र में गुफाओं में जो कैब में लोग रहते थे उस समय हजारों वर्ष पहले, उसके बारे में पूरी जानकारी दी है मध्य प्रदेश के इतिहास में। दूसरा स्टोन एरा मैंने बताया, उसमें कॉपर एरा, नंद वंश आए, फिर उसके बाद में फिर मौर्य डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी और कलचुरी जो डायनेस्टी है, उसके बारे में पूरी जानकारी पहले फर्स्ट पार्ट में दी है। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये पूरा कवर किया है। फिर सेकंड पार्ट में मैंने राष्ट्रकूट वंश, चंदेल वंश और दिल्ली सल्तनत के ऊपर पूरी इसमें एक्सप्लेन किया है। और दिल्ली सल्तनत में मैंने गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद में तुगलक वंश आया, उसके बाद में सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश आया। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको सेकंड पार्ट में मिलेगी कि मध्य प्रदेश में इसका कैसा इतिहास रहा और वहां पर किस तरीके की इन्होंने अपनी सल्तनत का, अपने साम्राज्य का विकास किया। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1526 तक का पूरी दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी आपको सेकंड पार्ट में मिलेगी, मध्य प्रदेश से इतिहास से रिलेटेड कि मध्य प्रदेश में किस तरीके का इतिहास रहा है। तो सेकंड पार्ट भी आप देखें और फर्स्ट पार्ट देखें। और ये जो पार्ट है, ये है थर्ड पार्ट, और इसमें मैं इसके बाद का आगे का जो हिस्ट्री है मध्य प्रदेश की, वो मैं इसमें लेके आया हूँ, जिसमें कि मैंने मध्य प्रदेश में मुगल साम्राज्य, क्योंकि उसके बाद में 1526 से मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है, और उसके बाद का मराठा मराठा का जो एरा है वो क्या था इसमें, और उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री 1947 तक, यानी कि 1857 से लेके 1947 तक मध्य प्रदेश में जो इतिहास की घटनाएं घटी हैं, उन सभी के बारे में जानकारी इस तीसरे पार्ट में मैंने कंप्लीट की है। तो इस वीडियो को भी आप पूरा जरूर देखें, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मध्य प्रदेश के जो पीवी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट होते हैं वो, या फिर एमपी पीएससी का जो एग्जाम होता है, उसमें भी ये क्वेश्चंस जरूर इसमें से बनेंगे हिस्ट्री पर। तो वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं मुगल एरा के समय। मुगल एरा की शुरुआत कब से होती है? 1526 से, और कब तक रहता है ये मुगल एरा? 1858 तक, यानी कि जब अंग्रेजों का आगमन होता है तब तक का ये पूरा मुगल एरा है। उसके बारे में जानकारी, तो मध्य प्रदेश में मुगल एरा क्या भूमिका रही, ये देखते हैं। तातार खान बिकम ए इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ ग्वालियर रीजन। उस समय जब ग्वालियर राज्य था, ग्वालियर राज्य के समय में तातार खान एक इंडिपेंडेंट रूलर यहाँ पर बना। उसके बाद में 19 जनवरी 1528 एडी में बाबर डिफीटेड मेदनी राय जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो राजा था, मेदनी राय, जो कि मालवा का सूबेदार था उस समय, ठीक है ना, एंड टेक कंट्रोल ओवर द चंदेरी, इसको हराया था। मेदनी राय को बाबर ने डिफीट किया था। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी कब? 1526 में। और लोधी वंश जो दिल्ली सल्तनत थी, उसका खात्मा किया, उसको समाप्त किया, और इब्राहिम लोधी के साथ में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था। तो उस समय मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। बाबर जो कि फरगना का राजा था, फरगना से आया था, अफगान से। और उसके बाद में ये मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है पूरे भारत में। तो ये मध्य प्रदेश के इतिहास में शुरुआत होती है 1528 से। 1528 में सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार जो क्षेत्र है मालवा रीजन का, वहाँ का ये सूबेदार था मेदनी राय, उसको हराकर पूरा मालवा को अपने कंट्रोल में लिया। देन उसके बाद में ये ग्वालियर को भी इसने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद में आगे ये चलता है तो राणा सांगा, ठीक है ना, खानवा का जो युद्ध होता है, खानवा के युद्ध के समय में ये राणा सांगा को इसने हराया। राणा सांगा
ठीक है ना। राणा सांगा के हराने के बाद में इसने आगे पूरा का पूरा जो मालवा का क्षेत्र है उसको पूरा अपने कब्जे में लिया। और ये खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। ठीक है। 1528 में मालवा के सूबेदार मेदिनी राय को हराया। यहाँ पे कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश का था मेदिनी राय। उसके बाद में उससे पहले 1527 में राणा सांगा को भी हराकर इसने मालवा को आधिपत्य में लेने की शुरुआत कर दी थी। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग हुई है यहाँ से 1527 से। 1526 में मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। उसके बाद में 1527 में ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराता है। उसके बाद में 1528 में ये मेदिनी राय को हराकर गुर्जर प्रतिहार वंश का ये राजा रहता है। और उसके बाद में ये मालवा के सूबेदार पे भी आधिपत्य जमाता है उसको हटाकर। ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ता है तो ग्वालियर आल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ दिस एम्पायर। ग्वालियर पे भी ये कब्जा करता है। बाबर के दो पुत्र हुए थे, हुमायूं और कामरान। ये दो पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं और उसके बाद में उसका छोटा पुत्र था कामरान। तो मेदिनी राय की दो पुत्रियां थी। ठीक है ना। जब मेदिनी राय को हराने के बाद में इसकी दोनों पुत्रियों की विवाह अपने दोनों पुत्रों से कर दिए थे। ठीक है ना। जो इसका बड़ा बेटा था हुमायूं के साथ में और छोटा बेटा कामरान के साथ में इसका विवाह कर दिया था। तो ये भी एक इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है। उसके बाद में फिर बाबर का जो बेटा रहता है हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है, ठीक है ना, बिकम ए मुगल एम्परर। ड्यूरिंग दैट टाइम बहादुर शाह बिकम ए इंडिपेंडेंट एंड स्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द मालवा। ठीक है। जब हुमायूं इस गद्दी पर बैठता है तो बहादुर शाह जो कि अफगानी शासक था, वो मालवा के रीजन का एक इंडिपेंडेंट शासक बनता है। अगेन हुमायूं डिफीटेड बहादुर शाह। उसके बाद में फिर हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया। उसके बाद में फिर ओवर द मालवा एंड अक्रॉस लोकेटेड द वेस्ट बुंदेलखंड। ठीक है। मालवा एंड द एरिया लोकेटेड वेस्ट बुंदेलखंड, यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में भी हुमायूं अपना अधिकार जमा लेता है। और मालवा क्षेत्र का जो बहादुर शाह उस समय राजा रहता है उस पर भी आधिपत्य जमाता है। उसको भी हराने के बाद में मालवा रीजन पर तो पुनः अधिकार करता है। मुगल एरा में बाबर, अगर देखा जाए तो बाबर का जो काल था वो था 1526 से लेके 1530 तक। 1530 के बाद में फिर हुमायूं आता है। ठीक है। और हुमायूं का जो एरा होता है वो देखा जाए तो 1530 से लेके 1540 के समय का रहता है। इसको अपन इस तरीके से समझे। और 1530 से लेके 1540 के समय में इसने मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है और बुंदेलखंड क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाता है। उसके बाद में फिर बीच में एक एरा होता है सूरवंश का। सूरवंश यानी कि शेर शाह सूरी। ठीक है ना। इसका भी एक काल आता है शेर शाह सूरी का। ठीक है। जो कि बाबर की सेना का एक सेनापति था शेर शाह सूरी। ठीक है। वो बाबर के समय का था। तो शेरशाह सूरी के साथ में भी हुमायूं का जब युद्ध होता है तो हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था। ठीक है ना। तो उस समय हुमायूं कुछ समय के लिए वापस अफगान भाग जाता है। और अफगान कब भागता है ये? जब इसका 1540 में शेरशाह सूरी के साथ में युद्ध होता है, जो कि कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं उसे। ये जरूर याद रखिएगा, बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का, है ना। कन्नौज का जो युद्ध होता है उस समय ये बहुत बुरी तरीके से हारता है और हार के इसको भागना पड़ता है वापस अफगान में। और अफगान में ये जब तक रहता है जब तक कि शेरशाह सूरी का शासन का अंत नहीं हो जाता, यानी कि शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद में ये वापस आता है। तो जिस समय शेरशाह सूरी का यहाँ पर सूरवंश का उदय होता है, तो सूरवंश के समय में जो शेरशाह सूरी ने मध्य प्रदेश में कहाँ-कहाँ पर शासन किया और कहाँ-कहाँ पर इसने कौन-कौन से क्षेत्र में अपने सूरवंश की स्थापना की, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। इसको पहले यहाँ से साफ कर लेते हैं। ठीक है ना। सूरवंश की जो स्थापना होती है उसके बाद में सूरवंश ने यहाँ पर मालवा
मालवा क्षेत्र पे भी ये पूरा का पूरा अपना आधिपत्य जमाता है सूर्यवंश। उसके बाद में रायसेन, रायसेन, ग्वालियर, इन सब पर सूर्यवंश के शेरशाह सूरी ने अपना आधिपत्य जमाया। ठीक है ना। रायसेन के जो राजा थे, रायसेन के राजा पूरनमल, पूरनमल को शेरशाह सूरी ने बहुत ही ज्यादा धोखा दिया और धोखे से इसकी हत्या की थी। ठीक है। तो उसके बाद में शेरशाह सूरी पर इस बात का बहुत बड़ा कलंक लगा, क्योंकि उसको काफी समय तक, क्योंकि रायसेन का जो दुर्ग था वो बहुत ही ज्यादा अभेद था, उसको वेद पाना बहुत मुश्किल था। तो उसके साथ में एक दोस्ती का नाटक किया, और नाटक करने के बाद में रायसेन का जो राजा था पूरनमल उसको नीचे बुलाया, उसके बाद में धोखे से उसकी हत्या कर दी। तो उसके बाद में रायसेन दुर्ग पर भी इसने अपना कब्जा जमाया। उसके बाद में ग्वालियर, ग्वालियर के क्षेत्र में भी इसने अपना कब्जा जमाया। उसके बाद में इसका जो शासन रहता है ये 1540 से लेके सिर्फ 1545, सिर्फ 5 वर्ष ही ये सूर्यवंश चल पाता है यहाँ पर। और 1545 में कलिंजर की युद्ध के समय में, ठीक है ना, एक तोप का गोला, ठीक है ना, तोप में विस्फोट होता है, और उस समय उस विस्फोट में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में वापस हुमायूं वापस लौटता है, क्योंकि उसके बाद में सूर्यवंश बहुत कमजोर हो जाता है। इनके जो पुत्र हैं, इसका जो बेटा है वो गद्दी पर बैठता है, लेकिन वो ज्यादा योग्य साबित नहीं होता है। फिर हुमायूं वापस आता है, तो हुमायूं अपने ताकत के साथ में सूर्यवंश को खत्म करता है। ठीक है ना, ये सूर्यवंश होता है शेरशाह सूरी का, इसका खात्मा होता है। तो फिर से 1545 से हुमायूं के वंश के यानी कि मुगल साम्राज्य फिर से वापस आ जाता है। तो ये छोटा सा पार्ट था सूर्यवंश का, जो भी आपको समझना बहुत जरूरी था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रायसेन। रायसेन का जो दुर्ग है, जो पूरनमल का था, उसको हत्या करके रायसेन पर ये कब्जा करता है। ठीक है। और कलिंजर के युद्ध में, जो कलिंजर का दुर्ग है, उसको घेरने के समय में शेरशाह सूरी का एक तोप के साथ में जो गोला है वो फट जाता है, और वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर सूर्यवंश का अंत हो जाता है। उसके बाद में 1545 में हुमायूं का जो एरा है वो फिर से चालू हो जाता है, हुमायूं वापस आता है। हुमायूं अटैक्ट कलिंजर, ठीक है ना, वो कलिंजर पर आक्रमण करता है ना। और उसके बाद में क्या, किंग चंदेल, क्योंकि 1540 में वापस आने के बाद में शेरशाह सूरी का जब अंत होता है, तो सूर्यवंश का खात्मा ही समझो, सूर्यवंश खत्म हो जाता है। फिर वापस आने के बाद में हुमायूं अपने पावर में आ जाता है। उसके बाद में चंदेल ने सरेंडर किया, कब, 1542 में। ठीक है ना। सुरेश अटैक्ट मालवा, ठीक है ना, जो शेरशाह अटैक्ट मालवा, कंट्रोल द रायसेन फोर्ट, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। शेरशाह सूरी भी उस समय रायसेन के फोर्ट पर कब्जा करता है, लेकिन हुमायूं उसके बाद में 1942 में आता है। लेकिन शेरशाह सूरी 1545 के समय में रहता है। तो इन 1542 शेरशाह अटैक मालवा, ठीक है ना, ये शेरशाह सूरी के बारे में बताया। शेरशाह सूरी ने 1542 में, ठीक है ना, मालवा पे अटैक किया और रायसेन के फोर्ट पर भी कब्जा किया। लेकिन उससे पहले कलिंजर के समय में ये हुमायूं ने सरेंडर करवाया था चंदेल वंश को। ठीक है ना। चंदेल वंश का जो शुरुआत होती है वो 9th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। 14th सेंचुरी के बीच में चंदेल डायनेस्टी जो जिजाक भुक्ती राज्य की स्थापना की थी छतरपुर और टीकमगढ़ में। तो ये 14th सेंचुरी के समय की बात है। उसके बाद में ये चंदेल सरेंडर हो जाते हैं हुमायूं के सामने। लेकिन 1542 के समय में जब सूर्यवंश रहता है, उस समय सूर्यवंश ने रायसेन और मालवा पर अपना अधिकार जमाया था। एट द सेम टाइम अटैक करेंजर एंड डिफीटेड मधुकर शाह, ठीक है ना। उसी समय में कलिंजर पे भी शेरशाह सूरी ने अपना आक्रमण किया और वहां पे मधुकर शाह को हराया था कलिंजर के युद्ध में। और वहीं पे शेरशाह सूरी की मृत्यु भी होती है, क्योंकि तोप का गोला फट जाता है और वहां पे इसकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए ये लिखा हुआ है, शेरशाह लास्ट कैंपेन वाज कलिंजर कैंपेन, ठीक है ना। कार्तिक सिंह कलिंजर रूलर, जो कि 1545 में होता है, डिफीटेड शेरशाह ऑर्डर एंड गेव रिफ्यूज टू बीरवाहन सिंह बघेल, ठीक है ना, एंड गेव रिफ्यूज टू, यानी कि वीरवार सिंह बघेल का जो आदेश था उसको रिफ्यूज करता है, ठीक है ना। डिफीट शेरशाह सूरी को हरा देता है 1545 में, क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद में। ये क्लियर यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद में फिर हिस्ट्री में शुरुआत होती है अकबर
अकबर काल की, ठीक है ना, क्योंकि हुमायूं का जो रूलिंग टाइम था वो 1545 से लेके 1555 के समय का था। 1555 में हुमायूं की मृत्यु के पश्चात में फिर अकबर का समय चालू होता है, ठीक है। और अकबर मालवा के जो रूलर था उस समय, कौन, बाज बहादुर, बाज बहादुर था, उस पर अटैक करता है, ठीक है ना। उस समय ये एक इंडिपेंडेंट रूलर था बाज बहादुर, कब, 1561 में। तो अकबर सेंड आदम खान पीर मोहम्मद टू स्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द मालवा। बाज बहादुर को हराता है ये, और बाज बहादुर को हराने के बाद में ये मालवा पर कंट्रोल करता है। बाज बहादुर उस समय जो मालवा का क्षेत्र था, कौन सा, मांडू, ठीक है ना, मांडू को इसने अपनी राजधानी बनाया था। और यहाँ पर इसकी जो रूपमती, रानी रूपमती और बाज बहादुर का जो प्रेरणा स्थली रही है, ये उसी समय की थी। तो रानी रूपमती जब अकबर ने यहाँ पर अपने सेनापति को भेजकर हमला बुलवाया था, तो उस समय रानी रूपमती ने अपने आप को खत्म कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। लेकिन उसके बाद में बाज बहादुर को इसने अपने शासन में मिला लिया और अपने नवरत्नों में शामिल किया था, ठीक है। और जो मालवा रीजन है वो वापस उसी के कंट्रोल में देकर अपने अधीन किया था मालवा को, और मालवा का राजा वापस बाज बहादुर को बना दिया था। ये इसका पूरा का पूरा एक मेन पार्ट है, रानी रूपमती और बाज बहादुर का। On 29th March 1561 AD, Mughal forces established control over the मालवा कैपिटल सारंगपुर, ठीक है ना। 29 मार्च 1561 में मालवा पर पूरा आधिपत्य जमा लेते हैं मुगल, ठीक है ना, अपने शासन के द्वारा। अपनी फोर्सफुली जो शासन लेता है, और उस समय पूरा का पूरा कंट्रोल मालवा पर जमाते हैं। और मालवा की जो कैपिटल उस समय होती है वो कौन कौन सी थी, सारंगपुर। अकबर के समय में सबसे महत्वपूर्ण विजय थी गोंडवाना की, ठीक है ना। जो गोंडवाना की क्वीन थी दुर्गावती, उस समय की जो विजय थी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि गोंडवाना का दुर्ग को जीत पाना इतना आसान नहीं था। वर्तमान में अगर इसको देखा जाए तो गोंडवाना क्षेत्र कौन सा पड़ता है, मंडला, मंडला। और जो जबलपुर का क्षेत्र होता है, जबलपुर का जो एरिया है वर्तमान में, जो दोनों जिले हैं, ये गोंडवाना क्षेत्र में पड़ता था। और वहां तक ये पूरा गोंडवाना जो राज्य था ये फैला हुआ था। और अकबर के काल में ही वहां पर जो गोंडवाना क्षेत्र की रानी थी, रानी दुर्गावती, उसकी जो कीर्ति थी वो बहुत ही ज्यादा चरम पर थी और बहुत ज्यादा पॉपुलर थी वहां पर, क्योंकि रानी दुर्गावती उस समय वहां की रानी थी और उसने पूरा का पूरे राज को संभाल के रखा था। और तो अकबर के जो सेनापति थे, कौन, आसफ खान, ठीक है ना। आसफ खान, अकबर ने आसफ खान की नेतृत्व में यहाँ पर सेना को भेजा था और उसने यहाँ पर हमला बोल दिया। तो दुर्गावती उस समय परास्त हुई थी, और दुर्गावती ने अपनी आत्मरक्षा के लिए यहाँ पर स्वयं को कटार घोंप कर अपनी आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वो उस समय की वीरांगना थी और अपनी अस्मिता, ठीक है ना, अपनी अस्मिता, अपनी स्वयं की रक्षा के लिए वो किसी के हत्या ना पड़ जाए, और किसी के जैसे कि उस समय रानी रूपमती ने अपनी आत्महत्या की थी, उसी समय एट द सेम टाइम झांसी की रानी, जैसे झांसी की रानी ने अंग्रेजों से अपने आप को बचाने के लिए आत्महत्या की, तो सेम रानी दुर्गावती ने भी अपनी आत्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर कटार घोंप कर आत्महत्या कर ली थी। और रानी दुर्गावती की वहीं पे जहाँ पे की आत्महत्या की, वहां पे बरेला, जो बरेला एक क्षेत्र है, वहां पर उसकी समाधि भी बनी हुई है रानी दुर्गावती की। यहाँ पर ये गोंडवाना जो वंश है, गोंडवाना वंश की शुरुआत किसने की थी, संग्राम शाह ने, ठीक है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है, ठीक है ना। किसने की थी ये, संग्राम शाह ने इसकी शुरुआत की थी। और संग्राम शाह के अधीन में यहाँ पर 52 गढ़ों का 52 जो गढ़ थे, ठीक है ना, उसका उसमें इसने संग्राम शाह ने इस पूरे क्षेत्र में राज्य का विस्तार किया था। और ये उस समय का बहुत ही ज्यादा स्वर्णिम युग था, जो कि गोंड वंश था, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा गोंडवाना क्षेत्र था। और संग्राम शाह ने यहाँ पर पूरे गोंड वंश की शुरुआत की थी। और उसके बाद में इसका जो बेटा था दलपत शाह, ठीक है ना, उसके बाद में दलपत शाह ने इसको आगे बढ़ाया था। उसका नाम लिखता हूं मैं, दलपत
शाह। दलपत शाह ने इसको आगे बढ़ाया और दलपत शाह की ही पत्नी थी दुर्गावती। जो दुर्गावती थी वो इन्हीं की पत्नी थी और लेकिन अल्प आयु, ठीक है ना, ज्यादा समय तक दलपत शाह जीवित नहीं रहा। दलपत शाह की मृत्यु के पश्चात में गौंड वंश की जो पूरी की पूरी राजगद्दी थी वो दुर्गावती के हाथ में आ गई। फिर दुर्गावती ने इस पूरे राजभार को संभाला और उसका एक पुत्र था जो कि बहुत ही ज्यादा अल्पायु था, ज्यादा जी नहीं पाया। उसका पुत्र था वीर नारायण, ठीक है ना, इसको भी आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना। दुर्गावती, ठीक है ना, इसका एक सन था दलपत शाह और दुर्गावती का, जिसका नाम था वीर नारायण। वीर नारायण था जो अल्पायु था, तो इसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में रानी दुर्गावती ने ही इस पूरे पूरे राज्य को संभाला था और सबसे बड़ी विजय थी यहाँ पर अकबर की गोंडवाना पे 1564 में। तो ये पूरा का पूरा गोंडवाना वंश का मुगल का इतिहास है कि मुगल ने किस तरीके से यहाँ पर विजय हासिल की थी। और गोंड वंश का जो आखिरी शासक था वो था चंद्रशाह। ये भी आपको समझना जरूरी है क्योंकि जब अकबर ने यहाँ पर आसफ खां को भेजा और दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद में यहाँ पर चंद्रशाह, ठीक है ना, गोंडवाना पर विजय प्राप्त करने के बाद में गोंडवाना के ही वंश के जो शासक थे, कौन, चंद्रशाह। चंद्रशाह को यहाँ का पूरा शासन अपने अधिपत्य में, यानी कि उनकी खुद की अंडरटेकिंग में चंद्रशाह को सौंपकर वापस चले गए थे। यानी कि अपने अंडरटेकिंग लेकर चंद्रशाह ने यहाँ पर पूरे शासन को मुगल शासन के अधीन समझ के इसको पूरा शासन चलाया था, ठीक है ना। तो ये आपको समझना जरूरी है। आखिरी शासक था जो गोंड वंश का वो चंद्रशाह था। अगला जो शासन रहा वो रहा था, बताता हूँ बुंदेलखंड के बारे में। बुंदेलखंड में उस समय जो बुंदेला शासक थे, ठीक है ना, बुंदेला शासक का समय था मुगल पीरियड के दौरान वहां पर बुंदेलखंड में। और उसमें बुंदेलखंड के साथ में मुगल शासन के जो संबंध थे वो क्या थे। जो बुंदेला शासक था सोहनपाल, उसने बुंदेला वंश की शुरुआत की थी और उसने सबसे पहले ओरछा को अपनी राजधानी बनाया। जो उसके बाद में उसका बेटा शासक बना रामचंद्र, ठीक है ना। रामचंद्र के समय में जो मुगल थे उन्होंने बुंदेलखंड का रुख किया और बुंदेलखंड की तरफ में ये आगे बढ़े। और उसके बाद में बुंदेलखंड के साथ में बुंदेला वंश के साथ में मुगल साम्राज्य के एक दोस्ताना संबंध रहे। तो उनके जो छोटे भाई थे, रामचंद्र के छोटे भाई कौन थे, वीर सिंह देव। वीर सिंह देव के साथ में मुगल साम्राज्य के जो राजकुमार थे उस समय, अकबर के पुत्र कौन, सलीम, जो कि आगे जाकर जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य के जो गद्दी पर बैठे, जहांगीर, उनकी जो दोस्ताना संबंध रहे वीर सिंह देव के साथ में। तो वीर सिंह देव के साथ में मिलकर इन्होंने अकबर के समय में जो नवरत्न रहे थे अबुल फजल, उनकी हत्या करवाई थी। किसने, वीर सिंह देव ने ही अबुल फजल की हत्या की थी। और ओरछा जो राजधानी बनाई वहां पर वीर सिंह देव ने अपने जो मित्र थे जहांगीर, जो उस समय जहांगीर वीर सिंह देव के मित्र थे, उन्होंने जहांगीर के लिए वहां पर ओरछा में एक महल का भी निर्माण करवाया था। तो ये बुंदेला जो राजघराना था इसका मुगल के साथ में ये संबंध रहा। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। अगला जो विद्रोह है वो औरंगजेब के समय में हुआ था यहाँ पर ओरछा में, ठीक है ना। ओरछा के समय में, ओरछा में उस समय चंपत राय यहाँ का सामंत था। कब, औरंगजेब के समय में। तो 1661 में जब चंपत राय ने यहाँ पर विद्रोह किया था तो तब औरंगजेब की सेना ने इस पूरी की पूरी ओरछा को घेर लिया था और उसके बाद में चंपत राय ने 1661 में आत्महत्या कर ली थी। और चंपत राय का ही पुत्र था छत्रसाल, जो कि यहाँ से भाग खड़ा हुआ था। और भाग खड़ा होने के बाद में इसने बाद में स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना की थी। और इसका जो एरा है वो 1661 से लेके 1707 के बीच का है। और इसके बाद में इसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी कब, 1675 में। और इसने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। और पन्ना को राजधानी बनाने के बाद में इसने छत्रसाल, जो राजा छत्रसाल बने, इसने मराठाओं से समसंधि की। जो उस समय मराठा एरा प्रारंभ हो चुका था और क्योंकि 1664 के बाद में मराठाओं ने अपनी नींव रख ली थी मराठा राज्य की। और उस समय छत्रसाल ने मराठाओं के साथ में संधि की। अंततः औरंगजेब ने 1707 में, ठीक है ना,
इस छत्रसाल के साथ में संधि की, और संधि के समय में औरंगजेब ने ही छत्रसाल को राजा की उपाधि दी की थी। तो उस समय में जब मुगल राज्य था, मुगल राज्य के समय में सबसे स्वतंत्र राज्य छत्रसाल ने ही स्थापित किया था, यानी कि छत्रसाल का ही उस समय में जो राज्य था वो एक स्वतंत्र शासक बना था छत्रसाल, और उसने अपने स्वतंत्र शासन की शुरुआत की थी। फिर बाद में इसने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये छत्रसाल एक स्वतंत्र शासक था मुगल साम्राज्य के समय में। आइए अब देखते हैं बघेल और मुगल साम्राज्य के बीच में क्या संबंध थे। ये बहुत पुराने संबंध थे इनके। अकबर के काल के समय से ये संबंध चले आए। अगर इसको देखा जाए तो अकबर के समय में जो बघेल वंश के उस समय राजा थे, राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र के समय में जो उनके दरबार के जो गायक थे, ठीक है ना, सुर सम्राट तानसेन, ठीक है, जिनका मूल नाम था तन्ना मिश्रा। तन्ना मिश्रा उनका नाम था। वैसे उनको रामतनु पांडे के नाम से भी जानते हैं, जो कि मुगल दरबार के नवरत्नों में एक थे तानसेन। वो वहीं से लाए गए थे, बघेल वंश के, यानी कि बघेल खंड के क्षेत्र के थे ये राजा रामचंद्र। उनके दरबार के ये गायक हुआ करते थे। तो उस समय के जब अकबर के जो दूत थे जलाल खां, ठीक है ना, जलाल खान ने तानसेन को रामचंद्र के दरबार से लेकर, ठीक है ना, अकबर के दरबार में पहुंचाया था। ये आपको याद रखना है। किसने? अकबर के दूत जलाल खान ने तानसेन को रामचंद्र के दरबार से लेकर आए थे और अकबर के दरबार में पहुंचाया था। उसके बाद में तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक हो गए थे, ठीक है ना, और उनका जो तानसेन नाम है वो अकबर ने दिया था, जिनका कि पहले नाम था तन्नू मिश्रा, जिसको रामतनु पांडे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब चलते हैं बघेलखंड के बारे में बाकी की जानकारी। बघेलखंड जो क्षेत्र है, ये बघेल क्षेत्र कैसे पड़ा, ठीक है ना। बघेल क्षेत्र क्षेत्र का पहले जो नाम था वो था भाता, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसका जो नाम था पहले वो भाता था, जो कि वर्तमान में रीवा क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। वर्तमान में जो रीवा क्षेत्र है वो बघेलखंड क्षेत्र में आता है। तो बघेलखंड क्षेत्र में बघेल राजपूतों का राज्य रहा, ठीक है ना। बघेल राजपूत जो कि गुजरात से आए थे, ठीक है ना। उस समय गुजरात में खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया था। तो उस समय वहां पे जो कर्ण बघेल था, कर्ण बघेल कुछ राजपूतों को लेकर, ठीक है ना, कलिंजर से भाग खड़ा हुआ था। कलिंजर पर जब आक्रमण हुआ, खिलजी ने जब आक्रमण किया, तो ये गुजरात के जो बघेल थे वहां से भाग खड़े हुए, और भागने के बाद में ये यहाँ पर भाता में आके रुक गए, ठीक है ना। और उस समय भाता में आकर रुके, तो उस समय जो प्रथम राजा बना था वो बना था सोलंकी राजा व्याघ्रदेव। ये आपको याद रखना, व्याघ्रदेव यहाँ का पहला राजा बना था जो बघेलखंड क्षेत्र का था। क्योंकि यहाँ पर बघेल आकर बसे, तो बघेल के आने के बाद में यहाँ के जो क्षेत्र का नाम बघेल खंड हो गया था। जो गुजरात के थे बघेल, वहां से आकर ये बघेल खंड में, बघेल यहाँ पर भाता क्षेत्र में आके बसे, तो बघेलों का राज था, इस कारण से इसका नाम बघेल खंड पड़ा। और बघेल का ही शासक थे वीरदेव सिंह, जो कि सिकंदर लोदी के मित्र थे। सिकंदर लोदी जो कि इब्राहिम लोदी के पिता थे, और इब्राहिम लोदी के पिता थे बहलोल लोदी, जिसने की लोदी वंश की स्थापना की थी। कब की थी इन्होंने लोदी वंश की स्थापना? 1451 में। 1451 में लोदी वंश की स्थापना हुई। उसके बाद में 1526 तक लोदी वंश रहा, और 1526 में पहली पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हत्या की थी बाबर ने। उसके बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो जो सिकंदर लोदी का पुत्र था वीर सिंह लोदी। तो वीर सिंह लोदी का जो बेटा था, कौन था इस वीर सिंह लोदी का बेटा? वीरभान। वीरभान जो था वो हुमायूं का दोस्त था, यानी कि चौसा का जो युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध किसके साथ में हुआ था? शेरशाह सूरी के साथ में। और ये हुआ था 1540 में। उस समय जो वीर सिंह देव का पुत्र वीरभान ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की मदद की थी। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। किसने? वीरभान ने। वीरभान ने 1540 का जो चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा के युद्ध में
हुमायूं की मदद की थी, ठीक है ना। और वो युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1540 में चौसा का युद्ध बोलते हैं, या फिर उसको कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, हाँ 1540 में जो हुआ था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, 1540 का युद्ध जो चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा के युद्ध के बारे में बताया, हाँ ठीक है, ठीक है ना। चौसा के युद्ध में ये वीरभान ने इसकी मदद की थी, किसकी? हुमायूं की मदद। ये आपको मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में पूरा क्लियर मैंने आपको यहाँ पर बघेल वंश और मुगल के बीच में जो संबंध था, ये वंश के बारे में मैंने आपको जानकारी इसमें दी। आइए अब चलते हैं मराठा एरा के बीच में। मराठा एरा की जो शुरुआत होती है 1664 से लेके 1818 तक मराठा एरा के बारे में जानकारी मिलती है। 1664 में छत्रपति शिवाजी ने मराठा वंश की स्थापना की थी, और उसके बाद में मध्य प्रदेश में सबसे पहले बाजीराव प्रथम ने 1720 से लेके 1740 के बीच में बाजीराव प्रथम का राज रहा, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम अटैक इन मालवा कब? 1722 में बाजीराव प्रथम ने यहाँ पर मालवा पर अधिकार जमाया, अटैक किया इन 1724 एंड 1728, ठीक है ना। 1724 एंड 1728 ही अटैक्ड इन मालवा, ठीक है ना। 1724 और 1728 में मालवा पे अटैक किया। फिर उसके बाद में डिफीटेड निजाम को भी इसने हराया, और बाद में भोपाल पे भी इसने कब्जा किया, ठीक है ना। ट्रीटी ऑफ दुरई में जो ट्रीटी हुई, संधि हुई, ठीक है ना, उसके बाद में, ठीक है ना, ट्रेस वॉज डिक्लेयर बिटवीन बाजीराव फर्स्ट एंड निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच में ये ट्रीटी हुई। कब? 1738 में। अकॉर्डिंग टू इट एंटायर मालवा रीजन एंड लैंड बिटवीन ऑफ द नर्मदा एंड चंबल वाज सपोर्टेड गिवन टू द बाजीराव। ये ट्रीटी हुई, और ट्रीटी के बाद में पूरा का पूरा मालवा, नर्मदा का क्षेत्र और चंबल का क्षेत्र पूरा का पूरा बाजीराव के अधीन हो गया था, ठीक है ना। ये 1768 में जो दुर्रे की ट्रीटी हुई थी उस समय। 1741 में जुलाई में पहली बार मुगल और पेशवा के बीच में ये संधि हुई थी, ठीक है ना, ठीक है ना, जो कि युद्ध विराम संधि हुई थी 1741 में, क्योंकि बार बार मुगल और पेशवाओं के बीच में ये भिड़ंत होती थी। लेकिन बाद में मुगलों ने 1741 में ये संधि, युद्ध विराम की संधि की, लेकिन इस संधि को बाद में जो जयसिंह थे, राजा जयसिंह ने इस संधि को तोड़ दिया था, और पहली बार मुगल मालवा पर पेशवाओं ने अपना आधिपत्य जमाया था, और पहली बार एक स्वतंत्र रूप में मराठाओं ने यहाँ पर राज किया था। कहाँ पर? मालवा क्षेत्र में। छत्रसाल उस समय जब बुंदेलखंड का एडमिनिस्ट्रेटर रहा, ठीक है, 1728 में, ठीक है ना, साउटेड बाजीराव टू हेल्प, ठीक है ना, बाजीराव को उसने मदद के लिए बुलाया था। फाइटिंग टू मोहम्मद शाह बांग्स, मोहम्मद शाह जो कि अफगान का रूलर था उस समय, उसने यहाँ पर हमला बोल दिया था। तो बाजीराव ने उस समय 1729 में इसकी मदद की थी, और उसमें इसमें विजय हासिल की थी। तो उस समय छत्रसाल ने आधा बुंदेलखंड बाजीराव को गिफ्ट में, ठीक है ना, तोहफे में दिया था। द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत 1761 में जब तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, उस समय मराठा बहुत बुरी तरीके से अहमद शाह अब्दाली के साथ में हार गए थे, और हार के पश्चात में सिंधिया होलकर बेगम है इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया, और उसके बाद में सिंधिया और होलकर पहली बार एक स्वतंत्र शासक के रूप में नॉर्थ इंडिया में उभरे थे। आइए मराठा एरा की कुछ और फैक्ट भी समझते हैं। 1727 में मल्हार होलकर, ठीक है ना, को मालवा के 5 महलों की सनद मिली थी, ठीक है ना, पेशवा के द्वारा। पेशवा ने इनको 5 महलों की सनद दी थी मालवा की, ठीक है ना। उसके बाद में 1729 में धार और देवास की जो सनद है वो पवार राज के हाथ में आई, ठीक है ना, पवार वंश जो थे इसके हाथ में आई। फिर 1730 में होलकर ने पूरे क्षेत्र में जो शासन था वो किया था। उसके बाद में 1731 में सिंधिया ने ग्वालियर के क्षेत्र में अपना शासन को किया, और उसके शासन को स्वीकार किया गया। 1732 में फिर हुआ क्या कि मालवा का जो सूबा है वो 3 वंशों में विभक्त हो गया, बांटा गया, होलकर, सिंधिया और पवार।
तो ये पूरा का पूरा मराठा एरा का मध्य प्रदेश क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मैंने बताई। उसके बाद में फिर 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, तीसरे युद्ध के बाद में मराठाओं की बहुत बुरी हार हो गई थी अहमद शाह अब्दाली के पास साथ में। तो उसके बाद में होलकर जो वंश था वो हार कर यहाँ से लौट गए थे। तो मल्हारराव होलकर जो थे उनकी जो स्थिति थी उस समय बहुत ज्यादा पावरफुल बन गई थी। और 1766 में जब उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद में होलकर वंश ज्यादा कुछ चल नहीं पाया और उसके बाद में होलकर वंश की जो सत्ता थी वो देवी अहिल्या के पास में आ गई। देवी अहिल्या फिर उसने उस शासन को आगे बढ़ाया। तो 1766 के बाद में 1767 में देवी अहिल्या ने इसको पूरा का पूरा होलकर वंश की बागडोर संभाली और 1767 से लेके 1797 तक, ठीक है ना, कब तक, 1767 से लेके 1797 तक देवी अहिल्या ने इस पूरी की पूरी क्षेत्र में होलकर वंश को आगे बढ़ाया। और देवी अहिल्या ने उसके बाद में इसकी जो राजधानी थी दूसरी बनाई थी, ठीक है ना। पहले तो उज्जैनी थी, उज्जैनी के बाद में फिर इसने महेश्वर जो कि खरगोन में है उसको अपनी राजधानी बनाया, ठीक है ना। और वो जो राजधानी है इंदौर से, जो इंदौर क्षेत्र था पहले इनका पूरा होलकर का पूरा क्षेत्र, और इंदौर के बाद में ये अपनी राजधानी महेश्वर ले गई, जो कि कब ले गई थी ये, 3 नवंबर 1818 में, ठीक है ना, वहां से ले गई। और फिर वहां से इसने पूरी की पूरी शासन को आगे बढ़ाया। और इन्होंने ये शासन तुकाजी राव जो होलकर थे, जो इनके सेनापति थे, ठीक है ना, उनकी देखभाल में इस शासन को आगे बढ़ाया और इन्होंने शासन को काफी अच्छी तरीके से आगे सशक्त किया। फिर उसके बाद में आए सिंधिया, ठीक है, सिंधिया ने भी इस पूरी क्षेत्र में आगे बढ़ाया। और सिंधिया ने 1761 के बाद में, क्योंकि 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली से हारे थे तो उस समय सिंधिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, होलकरों ने भी पार्टिसिपेट किया था और सिंधिया भी वहां से हार कर भागे थे। और सिंधियाओं ने 1761 के बाद में पानीपत के जो तीसरा युद्ध हुआ था वहां से हार कर भागे थे महादजी सिंधिया। कौन? महादजी सिंधिया। और फिर उन्होंने ग्वालियर में लोकेंद्र सिंह जाट को, ठीक है ना, उसको हराया, यहाँ पर वापस आए थे ग्वालियर में, और उसको हराने के बाद में ग्वालियर का किला छीन लिया था। उसके बाद में ये ग्वालियर के एक कुशल प्रशासक बने और वो ग्वालियर साम्राज्य की यहाँ पर महादजी सिंधिया ने स्थापना की, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने आगे सिंधिया वंश को आगे बढ़ाया और सिंधिया वंश इतना आगे बढ़ा था कि दिल्ली के मुगल साम्राज्य पर भी इन्होंने अपना एक कठपुतली राजा वहां पर बिठाया था, यानी कि दिल्ली पर भी इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था सिंधिया शासकों ने। और वहां पर शाह आलम, ठीक है ना, शाह आलम के नाम से अपना शासक बिठाया और वहां पर खुद प्रधानमंत्री बनकर बैठ गए थे, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा मराठा एरा के बारे में मैंने आपको इसमें पूरा एक्सप्लेन किया। अब आगे चलते हैं, आगे लेते हैं 1857 से लेके 1947 तक जो ब्रिटिश रूल रहा उसके बारे में जानकारी इसके आगे आपको देता हूँ। देखते हैं ब्रिटिश रूल के बारे में। ब्रिटिश रूल के समय में ब्रिटिश डिफीट पेशवास, होलकर, सिंधिया एंड भोसले, इन सभी को ब्रिटिशों ने हराने के बाद में कब, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बैटल, ठीक है ना, पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी जो लड़ाई हुई थी उस समय इनको हराया इन 1804 में। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेसल एंड सिंधिया साइन ट्रीटी। उसके बाद में इन 1804 में ब्रिटिश के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कौन, वेल्सले, उनके साथ में सिंधिया और वेल्सले के साथ में ये संधि हुई, ठीक है। और इन 3 जून 1857 में फुट सोल्जर एंड हॉर्स राइडिंग डिविजन्स रिवोल्ट टू सेट द बंगला एंड कैम्प द फायर। 1857 की जो क्रांति हुई थी तो सबसे पहले जो पैदल सेना और जो घुड़सवार सेना थी
उसके डिवीजन ने सबसे पहले क्रांति लाई थी, ठीक है ना। और वहाँ के जो बंगला था, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में, उस बंगले में सबसे पहले आग लगाई थी। ये इसके बारे में इतिहास है। और वो हुई थी नीमच में। नीमच की जो छावनी थी, ठीक, वहाँ पर सबसे पहले क्रांति की जो ज्वाला थी वहाँ पर धधकी थी, ठीक है ना। देयर वर द आर्म रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश मंदसौर। मंदसौर में जो नीमच का क्षेत्र था वहाँ पर, ठीक है। फिर महिदपुर, शिवपुरी, गुना, इंदौर, धार, महू, अजमेरा, ग्वालियर, इस जगह पे धीमे धीमे करके आगे ये पूरी की पूरी जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया था, और यहाँ पर पूरी की पूरी क्रांति की आग भड़की थी 3 जून के बाद में। सबसे पहले 3 जून 1857 में नीमच की छावनी से ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में क्रांति की आग भड़की थी, और पैदल सेना ने और घुड़सवार सेना ने सबसे पहले विद्रोह किया था। उसके बाद में ऑन 14 जून 1857 सोल्जर इन मुरार कैंप। मुरार कैंप यानी कि ये कहाँ पे था? ग्वालियर में। ग्वालियर में जो मुरार क्षेत्र है वहां पर डिस्ट्रॉय कम्युनिकेशन सिस्टम बिटवीन द ग्वालियर एंड शिवपुरी। ग्वालियर और शिवपुरी के बीच में जो कम्युनिकेशन सिस्टम था अंग्रेजों का, उसको पूरी तरीके से वहां के सोल्जर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो मुरार छावनी थी वहां पे। कब? 14 जून 1857 में। किंग शंकर शाह, रघुनाथ शाह एंड विजय राघवगढ़ राइज बैनर रिवोल्ट टू द महाकौशल रीजन। महाकौशल रीजन में इन्होंने 18 जून 1857 में किसके साथ में? शंकर शाह, रघुनाथ शाह और विजय राघवगढ़, इनके साथ में इन्होंने महाकौशल रीजन में ये अलग से पूरी की पूरी विद्रोह कर दिया था 18 जून 1857 में। उसके बाद में मंडला डिस्ट्रिक्ट की जो रानी थी, रानी अवंतीबाई, उन्होंने भी विद्रोह किया था रामगढ़ में, ठीक है ना। रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से ये जानते हैं अवंती बाई को। और इन्होंने मंडला डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने यहाँ पे विद्रोह किया था। ऑन 1 जुलाई 1857 में इंदौर रेजिडेंसी बंगलो अटैक सोल्डर, ठीक है ना, अंडर द लीडरशिप ऑफ कौन? सदत खान एंड बैरत सिलावट। इनकी लीडरशिप में इन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया था 1 जुलाई 1857 में इंदौर में। 23 जुलाई 1857 में ये पूरा का पूरा जो विद्रोह था ये फैला था अजमेरा, सरदारपुर और भोपाबार में, ठीक है ना। और वहां पर जो लीडर थे राणा भक्तावर सिंह, ठीक है ना, उन्होंने पूरी की पूरी जो ब्रिटिश थे उनको हिलाया था। फिर बाद में मंडलेश्वर, सेंधवा और बड़वानी में जो भीमा नायक थे उन्होंने कब्जा किया। उसके बाद में 4 जो बघेल सरदार थे जो बुंदेलखंड के थे, कौन? रनमत सिंह, श्याम सिंह, धीर सिंह और पंजाब सिंह, इन्होंने नया बैनर बनाया और उसके बाद में विद्रोह किया, और काफी समय तक ये विद्रोह चलता रहा। त्रिपुरी में जो जबलपुर के पास में है वहां पे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की, और वहां पे सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आफ्टर किसके बाद में? डिफीटिंग पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने हराया था, और उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस नए अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। कहां पर? त्रिपुरी में जब कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत ही कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया था, और ये कब हुए थे? 1939 में। 1939 में ये नए अध्यक्ष नियुक्त हुए थे त्रिपुरी में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दिया। तुरंत ही कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद में इन्होंने नई पार्टी का गठन किया था, और वो थी फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। और उसके बाद में ये इस पार्टी के साथ में आगे इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई जारी की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो त्रिपुरी में ही ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये आपको याद रखना है। और वहां पे ही ये सुभाष चंद्र बोस जी नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, और उन्होंने जो पट्टाभी सीतारामैया है इनको हराया था। उसके बाद में ये नए प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। कब? 1939 में। पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की कहाँ? नागपुर में, जो कि ऑर्गेनाइज की थी दादा साहब खपड़े ने 1905 में। उसके बाद में रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी
गंगाधर चिटनिस के द्वारा 1906 में, जो कि जबलपुर में ऑर्गेनाइज की थी। तो ये पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर मैंने आपको जानकारी इसमें दे रहा हूँ। सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने ये जो रानी दुर्गावती की समाधि थी, यहाँ से इन्होंने पूरा मार्च निकाला था 21 किलोमीटर का, जो कि जबलपुर में था। ठीक है ना, इसको भी आपको याद रखना। रानी दुर्गावती की जो समाधि थी, वहां से इन्होंने पूरा का पूरा एक मार्च भी निकाला था। और 8 अप्रैल 1931 को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ये की थी सीहोर, कटनी और मंडला में, और दमोह में ये एक साथ शुरुआत की गई थी। कब? 8 अप्रैल 1931 में सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस एजिटेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी सीहोर, कटनी, मंडला और दमोह में एक साथ। अगला जो इतिहास है वो है क्या? ये वनवासी, जो आदिवासी सत्याग्रह हुआ था, कहाँ हुआ था? सिवनी में हुआ था, तिउरा और घोड़ा डोंगरी, जो कि बैतूल में है। वहां पर वन सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1930 में। उसके बाद में क्या? गजक सिंह कुरकू, इसने भी वन सत्याग्रह शुरू किया था घोड़ा डोंगरी में। इन 1931 में छतरपुर में ये चरण पादुका संहार हुआ था। ठीक है ना, 6 फ्रीडम फाइटर वर मैटर्ड, उस समय इनको गोली से मार दिया गया था। ठीक है ना, इन पुलिस ओपन जो फायर हुआ था उस समय। तो इसको भी जलियांवाला बाग कांड की तरह ही माना जाता है, जिसको कि बोलते हैं छतरपुर में हुआ था ये चरण पादुका संहार। ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम फाइटर एट चरण पादुका छतरपुर विलेज, छतरपुर विलेज में ये चरण पादुका संहार के नाम पे जाना जाता है। और वहां पे ये 6 जो स्वतंत्र सेनानी थे 1931 में, उनको ओपन पुलिस फायर में मार दिया था। उसके बाद में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये हुई थी विदिशा एंड ग्वालियर की जो प्रिंसली स्टेट है, वहां से शुरुआत हुई। डू और डाई, करो यार मरो मरो का जो एक नारा लगा था, और उसकी शुरुआत की गई थी होशंगाबाद, गाडरवाड़ा, पिपरिया, और उसके बाद में ये पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में फैल गई थी। उसके बाद में ब्रिटिश फ्लैग, ठीक है ना, भारत जो ब्रिटिश का जो झंडा था यूनियन जैक, उसको भी जलाया गया था झाबुआ और धार डिस्ट्रिक्ट में, ये मध्य प्रदेश में। ये पूरा का पूरा इतिहास मैंने आपको इसमें पूरी जानकारी दी। आपको ये तीसरा पार्ट था इसमें कि मैंने 1857 से लेके 1947 का जो ब्रिटिश रूल है वो भी बताया, और उससे पहले इसमें मुगल जो एम्पायर था उसके बारे में पूरी जानकारी दी, और मुगल के बाद में मराठा जो एरा था इसके बारे में पूरी जानकारी इसमें मिली। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लाइक और शेयर भी करें इसको, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी इसको देखें। और साथ ही साथ में मेरे इस चैनल को, स्टडी कॉन्सेप्ट को, आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। अगला वीडियो उसके बाद में मैं तुरंत लेके आऊँगा, उसको भी आप देखने के लिए लगातार मेरे इस चैनल के साथ में जुड़े रहें, और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।